आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है स्टीफन आर कवी की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। इसका हम एक विस्तृत हिंदी सारांश देखेंगे। जी, और ये विश्लेषण खासतौर पे उन उम्मीदवारों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें अनुशासन, ध्यान और वो जो मानसिक मजबूती चाहिए। बिल्कुल, उसकी बहुत ज़रूरत होती है और कवि की ये आदतें कहीं ना कहीं उसी दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। सही कहा। इस किताब का जो मूल ढांचा है, जिसे कवि परिपक्वता का क्रम या मैच्योरिटी कंटिन्यूम कहते हैं, वो अपने आप में सोचने लायक है। मतलब निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर सबसे ऊंचे स्तर परस्पर निर्भरता तक का सफर। हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। पहले खुद को साधना यानी निजी जीत, और फिर दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखना, वो सार्वजनिक जीत। ये 7 आदतें इसी यात्रा के पड़ाव हैं असल में। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि इन 7 आदतों के गहरे अर्थ को समझें और देखें कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के वो जो मुश्किल दौर होता है, उसमें कैसे मददगार हो सकती हैं। जी, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट में कैसे काम आ सकती हैं। बिल्कुल, चलिए गहराई से उतरते हैं इसमें। तो शुरुआत करते हैं पहली 3 आदतों से। इन्हें कवि निजी जीत या प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। ये पूरी तरह से आत्मानुशासन और चरित्र पर आधारित हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब है ये मानना कि आपके जीवन की, आपकी स्थितियों की जिम्मेदारी आपकी है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप उन पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, ये चुनने की आजादी हमेशा आपके पास है। हाँ, वो जो कवि कहते हैं ना कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में एक स्पेस होता है। बिल्कुल, और हमारी असली ताकत उसी स्पेस में है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति। और यहीं पर वो प्रभाव का क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और चिंता का क्षेत्र, सर्कल ऑफ कंसर्न वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है तैयारी करने वाले अक्सर चिंता के क्षेत्र में ज्यादा उलझे रहते हैं। परीक्षा कब होगी, पैटर्न बदलेगा क्या, कट ऑफ क्या जाएगी। सही पकड़ा। ये सब चिंता के क्षेत्र की बातें हैं, इन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है लगभग। प्रोएक्टिव उम्मीदवार क्या करता है? वो अपनी ऊर्जा लगाता है प्रभाव के क्षेत्र पर। यानी आज क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कमजोर है, पिछले मॉक टेस्ट की गलतियां कैसे सुधारनी है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है, ये सब उसके कंट्रोल में है। रिएक्टिव लोग तो बस मौसम, दूसरों का बर्ताव, हालात, इनको दोष देते रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना शायद उतना नहीं। जब चारों तरफ इतनी अनिश्चितता हो, तो सिर्फ अपने प्रभाव क्षेत्र में टिके रहना, इसके लिए तो काफी मानसिक बल चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ये एक मांसपेशी की तरह है, जिसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है, और इसकी शुरुआत हो सकती है अपनी भाषा बदलने से। अच्छा, कैसे? जैसे मुझे ये करना पड़ेगा की बजाय मैं ये करना चुनता हूँ। काश ऐसा होता की जगह मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोच में बदलाव लाने का पहला कदम है। यही आदत है जो परीक्षा के तनाव को झेलने की नींव रखती है। ठीक है, तो प्रोएक्टिव बनना नींव हो गई, पर प्रोएक्टिव होके जाना किधर है? यहाँ पे शायद दूसरी आदत आती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले या हर दिन की शुरुआत में आपके दिमाग में अपने अंतिम लक्ष्य की एक साफ तस्वीर होनी चाहिए। कभी यहाँ तक कहते हैं कि अपना व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य बनाइए। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आपके मूल्य क्या हैं, किन सिद्धांतों पर जीना चाहते हैं। परीक्षा के संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ मुझे एग्जाम पास करना है से ज्यादा गहरी बात हुई है ना? बहुत गहरी। ये शायद इस बारे में भी है कि क्यों पास करना है। लक्ष्य क्या सिर्फ नौकरी पाना है या कुछ और भी है? समाज सेवा, ज्ञान बढ़ाना। एग्जैक्टली। जब आपका क्यों साफ होता है ना, तो रोज की पढ़ाई की जो मुश्किलें हैं, जो बोरियत है, उससे निपटना आसान हो जाता है। प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ, ये आपको दिशा देती है। अगर आपका अंतिम लक्ष्य साफ है, सिर्फ पास होना नहीं बल्कि काबिल अफसर या प्रोफेशनल बनना, तो आप तैयारी की क्वालिटी पर ध्यान देंगे, सिर्फ घंटे गिनने पर नहीं। ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन का सोर्स है। ठीक है, और इसी से जुड़ती है तीसरी आदत, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल लगती है। प्राथमिकता तय करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। सही कहा। और यहाँ कवि का वो समय प्रबंधन मैट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बहुत काम का है, जो कामों को अर्जेंसी यानी तात्कालिकता और इम्पोर्टेंस यानी महत्व के आधार पर 4 हिस्सों में बांटता है। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1 महत्वपूर्ण और तात्कालिक, जैसे कल का टेस्ट है या कोई अचानक आई प्रॉब्लम। क्वाड्रेंट 2 महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक, जैसे प्लानिंग, रोज की रेगुलर पढ़ाई, रिवीजन, सेहत का ध्यान, रिश्ते निभाना। जी। क्वाड्रेंट 3 गैर महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक, जैसे कुछ फोन कॉल्स, बेकार की मीटिंग्स, दूसरों की छोटी मोटी डिमांड्स जो जरूरी ना हो। हाँ, जो ध्यान भटकाती है। और क्वाड्रेंट 4 गैर महत्वपूर्ण और गैर तात्कालिक, मतलब सीधा सीधा समय बर्बाद करने वाली चीज है। तो कभी कहते हैं कि प्रभावी लोग, और इसमें हम प्रभावी उम्मीदवारों को भी जोड़ सकते हैं, वो अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। अच्छा। वो आग बुझाने क्वाड्रेंट 1 या तात्कालिक लगने वाली फालतू चीजों क्वाड्रेंट 3 में फंसे रहने के बजाय लगातार उन कामों पर फोकस करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है जो मैंने देखी है। कई उम्मीदवार क्वाड्रेंट 2 के कामों को टालते रहते हैं,
जैसे रेगुलर रिवीजन या कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना, क्योंकि अर्जेंट नहीं लगते। हाँ, ये आम है। और फिर जैसी ही परीक्षा पास आती है वो क्वाड्रेंट 1 में फंस जाते हैं। बस किसी तरह सिलेबस खत्म करना है और रटना है। क्वाड्रेंट 2 में टिके रहने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 चीजें, अनुशासन और इच्छा शक्ति। क्वाड्रेंट 2 के कामों को हाँ कहने का मतलब है क्वाड्रेंट 3 और 4 की उन चीजों को ना कहना सीखना जो आकर्षक लग सकती हैं या शोर मचा सकती हैं। ये सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, बल्कि उस पर टिके रहना है, खासकर तब जब मन ना कर रहा हो। ये समझना कि जो काम महत्वपूर्ण है वो शायद उबाऊ लगे पर लंबे समय में वही परिणाम देगा। ये पहली 2 आदतों का प्रैक्टिकल रूप है, प्रोएक्टिव होना और लक्ष्य साफ रखना। तो ये पहली 3 आदतें हुई, प्रोएक्टिव बनना, लक्ष्य तय करना और प्राथमिकता देना। ये हमें आत्मनिर्भर बनाती है। ये हुई निजी जीत। जी। लेकिन कवि कहते हैं कि असली प्रभावशीलता अकेले में नहीं, परस्पर निर्भरता में है। और यहीं अगली 3 आदतें आती हैं जिन्हें सार्वजनिक जीत या पब्लिक विक्ट्री कहा गया है। बिल्कुल। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तभी आप दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। चौथी आदत है हमेशा जीत जीत की सोचें। थिंक विन विन। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, विन विन। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया, वो तो अक्सर जीरो सम गेम जैसी लगती है। मतलब एक सीट है तो किसी एक को मिलेगी, दूसरे को नहीं। यहाँ विन विन की सोच कैसे फिट होगी? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब थोड़ा गहराई में है। देखिए, परीक्षा हॉल के अंदर तो आप अकेले हैं और आपकी रैंक दूसरों के मुकाबले ही तय होगी, ये सच है। लेकिन तैयारी की पूरी प्रक्रिया में और जीवन के प्रति नजरिए में विन विन सोच बहुत शक्तिशाली हो सकती है। ये सोच आती है प्रचुरता की मानसिकता से। प्रचुरता की मानसिकता मतलब ये विश्वास कि दुनिया में सबके लिए सफलता और मौके पर्याप्त हैं। इसके विपरीत होती है कमी की मानसिकता, स्कैरसिटी मेंटालिटी, कि अगर किसी और को कुछ मिल गया तो मेरे लिए कम हो गया। अच्छा, तो तैयारी में इसका प्रैक्टिकल रूप क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ ग्रुप स्टडी जैसी चीजों तक सीमित है? ग्रुप स्टडी एक उदाहरण है जहां आप ज्ञान बांटते हैं तो सबका फायदा होता है, लेकिन ये उससे भी आगे है। ये अपने साथी उम्मीदवारों को दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक तरह से सहयोगी प्रतिस्पर्धी, कूपेटेटर की तरह देखना है। सहयोगी प्रतिस्पर्धी, ये नया शब्द है। हाँ, मतलब आप उनसे सीखते भी हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी रखते हैं जो आपको बेहतर बनने को प्रेरित करती है। शायद सबसे बड़ा विन विन ये समझना है कि जब आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना, हाँ, तो दूसरे का तो फायदा होता ही है, उसका विन, पर आपका अपना कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, आपका विन। अच्छा, ये बात तो सही है। हम ये सोच इंटरव्यू जैसे स्टेज पर भी बहुत काम आती है, जहां टीम वर्क और सकारात्मक रवैया देखा जाता है। ये मानसिकता बदलना शायद आसान न हो, खासकर जब दबाव इतना ज्यादा हो। खैर, इसी से जुड़ी हुई 5वीं आदत है, पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये प्रभावी कम्युनिकेशन के बारे में है। जी हाँ, और कभी यहाँ सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देते हैं। सहानुभूतिपूर्ण सुनना मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना, सामने वाले की भावनाओं को, उसके नजरिए को, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करना। ज्यादातर लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। ये आदत तैयारी में कहाँ काम आ सकती है? क्या ये सिर्फ जैसे अपने मेंटर्स या टीचर से बात करते समय ही जरूरी है? उसमें तो है ही, पर इसका दायरा और भी बड़ा है। जब आप कोई मुश्किल विषय पढ़ रहे हो तो लेखक क्या कहना चाह रहा है, उसके तर्क क्या है, उसे गहराई से समझने की कोशिश करना, यह भी इसी आदत का हिस्सा है। अच्छा। या जब आप अलग अलग किताबों से पढ़ रहे हैं और उनमें कोई विरोधाभास मिलता है तो उसे समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों है। और हाँ, जब आप उत्तर लिख रहे हो तो ये समझना कि परीक्षक असल में पूछ क्या रहा है, उसकी अपेक्षा क्या है, और फिर अपनी बात रखना। मतलब ये सिर्फ लोगों को समझने के बारे में नहीं, बल्कि विचारों को, सवालों को, ज्ञान को गहराई से समझने के बारे में भी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और जब आप किसी को या किसी विचार को सच में समझ लेते हैं ना, तभी आप अपनी बात असरदार तरीके से रख पाते हैं। समझ से ही विश्वास पैदा होता है। और जब समझ और विन विन की सोच मिलती है, तब छठी आदत मुमकिन होती है, सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। इसका क्या मतलब है? ये शब्द बहुत सुना है, पर शायद इसका सही मतलब कम लोग समझते हैं। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है रचनात्मक सहयोग। वो कहावत है ना, संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा होता है। हाँ, सुना है। मतलब 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 3 या 10। एक दूसरे का सम्मान करते हुए, अपने मतभेदों को एक समस्या की तरह नहीं बल्कि एक ताकत की तरह देखते हुए मिलके काम करते हैं और ऐसे हल निकालते हैं जो अकेले शायद सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सिर्फ टीम वर्क से ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। ये मतभेदों को वैल्यू करने की कला है। अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव और अलग अलग ताकतें जब मिलती हैं तो कुछ नया और बेहतर बनता है। तैयारी में इसका कोई उदाहरण? तैयारी में इसका एक उदाहरण हो सकता है अलग अलग पढ़ने के तरीकों को मिलाना। मान लीजिए आप सिर्फ किताब पढ़ते हैं, ये एक तरीका हुआ। अब आप उसमें माइंड मैप्स, विजुअल लर्निंग भी जोड़ते हैं, फ्लैश कार्ड्स, एक्टिव रिकॉल भी यूज करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट, एप्लीकेशन भी देते हैं। इन सबका मिलाजुला असर किसी एक तरीके से कहीं ज्यादा होगा। ये सिनर्जी है। अच्छा। या फिर अलग अलग टीचर्स के पढ़ाने के स्टाइल से अच्छी बातें निकालकर अपनी समझ को और बेहतर बनाना। ये अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक ज्यादा असरदार रणनीति बनाना है। ये दिलचस्प है।
तो सिनर्जी सिर्फ ग्रुप में नहीं अपने अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी सार्वजनिक जीत की आदतें। अब हम आते हैं उस आदत पर जो इन सभी 6 को संभव बनाती है और लंबे समय तक बनाए रखती है, 7वीं आदत। जी हाँ, और ये है आरी को तेज करें। यह है निरंतर आत्म नवीनीकरण की आदत। आरी को तेज करना। कवि वो लकड़हारे का उदाहरण देते हैं ना, जो पेड़ काटने में इतना बिजी है कि उसके पास आरी तेज करने का टाइम ही नहीं है, और धीरे धीरे उसकी काटने की क्षमता कम होती जाती है। और ये नवीनीकरण 4 क्षेत्रों में जरूरी बताया गया है। शारीरिक मतलब व्यायाम, अच्छा खान पान, आराम। मानसिक पढ़ना, सीखना, सोचना, लिखना। सामाजिक भावनात्मक दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, उनकी सेवा करना। और आध्यात्मिक अपने मूल्यों पर सोचना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना या कला संगीत का आनंद लेना। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए ये आदत शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, पर अक्सर इसे ही सबसे पहले कुर्बान कर दिया जाता है। सही कहा। बर्नआउट जो होता है उसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है। बिल्कुल, इसी आदत की उपेक्षा। मुझे लगता है यहाँ एक बड़ा मेंटल ब्लॉक है। उम्मीदवारों को लगता है कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या दोस्तों से मिल रहे हैं या कोई हॉबी कर रहे हैं तो वो पढ़ाई का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये सोच बहुत आम है। इस सोच से कैसे निपटा जाए? ये समझकर कि ये ब्रेक लेना नहीं है, ये निवेश करना है, अपनी आरी को तेज करना है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल और सर्विसिंग जरूरी है, वैसे ही हमारे दिमाग और शरीर को लंबे समय तक चलाने के लिए इन चारों क्षेत्रों में नवीनीकरण जरूरी है। पर्याप्त नींद लेंगे तो याददाश्त और एकाग्रता बढ़ेगी। थोड़ा व्यायाम करेंगे तो तनाव कम होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। दोस्तों या परिवार से बात करेंगे तो अकेलेपन और निराशा से बचेंगे। और ध्यान या प्रकृति में समय बिताने से आंतरिक शांति और दिशा मिलेगी। तो ये चीजें असल में पढ़ाई में मदद करती हैं, रुकावट नहीं डालती। बिल्कुल, ये आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बाकी 6 आदतों को अमल में लाने की आपकी क्षमता को बनाए रखती हैं। बिना तेज आरी के बाकी आदतें भी कुंद हो जाएंगी। तो संक्षेप में कहें, स्टीफन कवी की ये 7 आदतें सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं हैं। ये चरित्र और सिद्धांतों पर आधारित प्रभावशीलता का एक समग्र ढांचा है। जी, निजी जीत यानी आत्मनियंत्रण से शुरू होकर सार्वजनिक जीत यानी सहयोग तक पहुंचते हुए और फिर निरंतर नवीनीकरण से इस सब को बनाए रखते हुए। और जैसा हमने बात की, ये आदतें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जो बड़ी चुनौतियां हैं, अनुशासन, फोकस, तनाव, लंबे समय तक मोटिवेशन बनाए रखना, इन सब का सामना करने के लिए एक मजबूत मानसिक और व्यवहारिक आधार देती हैं। ठीक है, तो हमने इसे खोलकर देखा। ये आदतें एक सिस्टम की तरह हैं, जहां हर आदत दूसरी को सहारा देती है, मजबूत करती है। बिल्कुल, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं हैं। ये सिद्धांत हैं, और इन्हें जीवन में उतारने के लिए लगातार कोशिश, अभ्यास, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत चाहिए। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। यहाँ एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें इन 7 आदतों में से कौन सी आदत इस समय अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी या चुनौतीपूर्ण लग रही है? अच्छा सवाल है। शायद उस एक आदत पर काम करने का छोटा सा संकल्प भी तैयारी में बड़ा फर्क ला सकता है। और एक विचार ये भी है, जिस पर शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। क्या होता है जब कोई उम्मीदवार सिर्फ परिणाम पर फोकस करता है, सिर्फ विन पर, जो आदत 4 का एक हिस्सा है, लेकिन पहली 3 आदतों की नींव मजबूत नहीं करता? यानी प्रोएक्टिविटी, लक्ष्य की स्पष्टता, प्राथमिकता प्रबंधन, इन पर काम नहीं करता। तो क्या होता है? तो क्या ये भारी सफलता की दौड़, भले ही रैंक मिल भी जाए, अंदर से खोखली या बर्नआउट की तरफ ले जाती है? क्योंकि जैसा कवि कहते हैं, सच्ची प्रभावशीलता अंदर से बाहर की ओर आती है, इनसाइड आउट। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा के लिए स्रोत सामग्री का धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सभी सुनने वालों के लिए, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी और विचार जगाने वाली रही होगी।